एक ऐसे वक्त जब ये बहस तेज है कि क्या मौत के बाद भी जिंदगी है, अच्छा होगा कि एक और सवाल इसमें जोड़ दिया जाए। क्या लोकतंत्र के बाहर भी लोग जिंदा रह सकते हैं? 1997 में उन्होंने जिस तरह से ख्याति हासिल की थी या शोहरत हासिल की थी, अगर वो उसी मकाम पर बनी रहती या उसी हिसाब से आगे बढ़ती रहती तो आज हम उन्हें एक बहुत बड़े उपन्यासकार के तौर पर जानते। लेकिन उन्होंने एक दूसरा ही रास्ता चुना, जो रास्ता था सरकार पर हमला करने का और उन कहानियों को लिखने का जो कहानियां वाकई आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। अरुंधति रॉय ने पिछले 15 साल में एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन जितने उनके चाहने वाले हैं उतने ही क्या उनसे नफरत करने वाले हैं, या जितना उनके नफरत करने वाले हैं क्या उतने उनके चाहने वाले हैं, यह कहना आज बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने कई सवाल हैं जो सरकार के सामने खड़े किए हैं और आज कुछ तीखे सवालों का सामना वो खुद करेंगी हमारे इस खास कार्यक्रम में। अरुंधति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमेशा से एक लाइन ली है, जो लाइन ऐसा लगता है कि सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। आपने खुलकर लिखा है कि डेमोक्रेसी जो है वो एक तरह से कंज्यूम हो गई है, उसको लोगों ने पूरा इस्तेमाल कर लिया है, उसमें कुछ बचा नहीं। इतना ज्यादा सिनिसिज्म क्यों है सरकार के लिए? सिनिसिज्म की बात नहीं है। मुझे लगता है कि लेखक लोगों का, जर्नलिस्टों का काम ये है कि वो सत्य को क्वेश्चन करें, उनके ऊपर सवाल उठे। यही तो होता है डेमोक्रेसी। और जो आपने कहा कि आप डेमोक्रेसी के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ है, मतलब कि सरकार डेमोक्रेसी चला रहे लेकिन वो नहीं चला रहे। मेरा कहना है कि ये जो डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको जैसे जुडिशरी या मीडिया या पार्लियामेंट या एग्जीक्यूटिव, उनको एक तरह से खोखला करके उनका जो शेल है उनको वापस डाल चुके हैं। अगर हम लोग सब बैठ के जब भी जो कुछ सरकार करते हैं या बड़े बड़े लोग करते हैं, हमारा काम ये नहीं है कि बैठ के ताली मारो, हमारा काम ये है कि उसको क्वेश्चन करो। पिछले 50 साल में हिंदुस्तान ने तरक्की तो की है, लेकिन आप तरक्की का डेफिनेशन आपको बताना होगा कि क्या क्या चीज़ होती है तरक्की। ये सही है कि कुछ लोगों ने बहुत तरक्की की है। कुछ लोगों, हमारे देश में शायद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिलियनर हमारे देश में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब लोग भी हमारे देश में हैं। और जैसे मैं कहती हूँ कि मान लो एक कमरे में 10 लोग हैं, उसमें से 8 भूखे मर रहे हैं या 7 भूखे मर रहे हैं, 2 ठीक ठाक है और एक बहुत बड़ा बन गया। और मेरा काम ये नहीं है कि वो बड़ा आदमी का बायोग्राफी जाके लिख के ताली मारना। मेरा काम ये है कि बोलना कि बहुत लोग भूखे हैं, बहुत प्रॉब्लम है, और आप कहेंगे कि ये नेगेटिव हुई। और मुझे ये भी लगता है कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस है जो डेमोक्रेसी का, उनको खोखला किया गया, लेकिन लोगों का जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो अभी भी जिंदा है, अभी भी लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। और ये सरकार के जो अचीवमेंट मैं नहीं बोलूंगी, ये हमारे अपने लोगों का अचीवमेंट है। आपकी राइटिंग से क्या ये आप हिमायत करती हैं कि इस देश को एनजीओज को चलाना चाहिए? अरे आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि मैं एनजीओज के खिलाफ बहुत लिखी हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हमारा जो अभी का नीति है, आर्थिक नीतियाँ हैं, उनमें एक बहुत एनजीओज का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि वो जैसे पब्लिक स्पेंडिंग कम होता है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सब कुछ पे, ये कुछ एनजीओज आ जाते हैं जो इन्हीं बड़े कंपनियों से पैसे लेते हैं, कुछ कुछ छोटा छोटा काम करते हैं, लेकिन वो पूरा जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो ख़त्म कर देते हैं। कहीं जगह है जहाँ एनजीओज दहेज में दे जाते हैं, टैक्स फ्री है इसीलिए। कई लोग ये कहते हैं कि अरुंधति रॉय जो हैं वो लिखती हैं, गरीबों के लिए लिखती हैं, लेकिन जो उनका खुद का लाइफस्टाइल है, उनकी खुद के रहने की जो जगह है, वो उन्होंने ऐसी सेलेक्ट की हुई है जो अच्छे अच्छे लोग, जो बहुत ज़्यादा जिन लोगों को उपलब्ध हैं चीज़ें, जो बहुत सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, उनके पास भी नहीं है। तो ये क्या एक विरोधाभास नहीं है, एक पैराडॉक्स नहीं है? मैं तो सिल्वर स्पून लेके पैदा नहीं हुई। जो मेरे पास है वो सिर्फ मेरे किताब के रॉयल्टी है, उसको मैं बहुत ही पॉलिटिकली यूज़ करती हूँ। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि मेरा ये भी ऑनेस्ट होगा कि मैं कहीं बस्ती में जाके रहूँ और बोलूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे मेरे पास जो है, हाउ डू यू डिप्लॉय इट पॉलिटिकली। और मुझे ये भी लगता है कि लोग बहुत खुश होंगे अगर
सिर्फ गरीब लोग गरीब के बारे में बोलेंगे तो वो आपको आइसोलेट करके चुप करा देंगे। अब ये जो डिस्कम्फर्ट है इसीलिए कि ये कौन है, कहाँ रहती है, क्यों ये बोल रही है, और मुझे वो डिस्कम्फर्ट बहुत अच्छा। बिल्कुल, जैसा कहने का मतलब ये है कि ये एक नई लाइन डिवाइड करने की कोशिश हो रही है कि ये आदमी अमीर है, ये अमीर के साथ रहे, इसको मिल गया है, अब ये गरीब के लिए ना बोले, और जो गरीब है उसके लिए कोई ना बोले, वही बोले जो गरीब है। ये कहाँ का लॉ है कि सिर्फ अमीर लोग अमीरों के तरफ से बोलना चाहिए और गरीब लोग गरीबों की तरफ से। मैं अगर अमीर हूँ, मैं अगर इस घर में रहती हूँ, ये इसीलिए नहीं अमीर हूँ कि मेरे बाप के पास पैसा था, इसीलिए है कि मैंने कुछ किताबें लिखी और उसका रॉयल्टीज है, और उसको मैं अपने लिए भी, लेकिन बहुतों के लिए, बहुतों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। लेकिन जब कश्मीरियों की आप दिक्कत की बात करती हैं, बहुत बार आप खड़ी हुई हैं, तब अगर थोड़ा सा आप उन लोगों के बारे में भी लिख देती तो आपको नहीं लगता कि आप ज्यादा आपके साथ लोग जुड़ते और आपकी जिसे कहते हैं पॉपुलैरिटी कहना शायद आपको सूट करेगा, लेकिन क्रेडिबिलिटी जो है उस पर असर पड़ा। क्योंकि मैंने खुद जम्मू में जाके देखा है जिस तरह से कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, वो भी इंसान है, उनके जो मानवाधिकार है उनके लिए आपने कभी लिखते या बोलते हमने आपको नहीं देखा। नहीं, मुझे लगता है कि ये जो कश्मीरी पंडित का जो कैंप्स में हालात है, मैंने खुद देखा ये है। हाँ, लेकिन वो आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको ऐसे क्यों रखते हैं, उनके लिए क्यों कुछ नहीं करते हैं? क्योंकि उनको हमेशा इस्तेमाल किया है ये पूरा प्रोपेगेंडा के लिए। लेकिन जो हुआ उनके साथ, उनका कहानी कभी आप यही बात कह दीजिए कि सरकार जो है मैंने कहा है, कितने बार कहा है, आप मेरा कोई भी इंटरव्यूज में देखिए या मैंने कश्मीर के बारे में जो लिखा है देखिए। लेकिन ये कहना कि कश्मीर का जो पूरा मसला है उसको आप, उसके बारे में आप बात मत करो, क्योंकि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हुआ, और उसका कहानी में भारत सरकार का भी हाथ है, मिलिटेंट्स का भी हाथ है, रेडिकल इस्लाम का भी हाथ है। लेकिन वो सिर्फ उनका कहानी कश्मीर का कहानी नहीं है, और हमेशा वो पूरा जो कश्मीर का मिलिट्री ऑक्यूपेशन का कहानी कोई भी बोलेंगे तो इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो एक्चुअली गरीब कश्मीरी पंडित है वो उनको ऐसा रखना सरकार का जिम्मेवारी है। कितने साल हो गए, 20 साल से लोग कैंप में क्यों रह रहे हैं? सरकार कुछ नहीं कर सकते क्या? जब आपके पास आधा लाख सोल्जर्स है वहाँ, आप कुछ नहीं कर सकते उनके लिए? तो उनको आपने इस्तेमाल किया है ये कश्मीर का कहानी को एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए, चिल्लाने के लिए, लेकिन आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। और जो सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं वो एलीट कश्मीरी पंडित जो कैंप्स में नहीं है। नहीं, लेकिन ये आरोप वो आप पर भी लगाते हैं कि आपने भी उनको इस्तेमाल किया है अपनी राइटिंग्स के जरिए पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए। मैं कहाँ लिखा, मतलब मैंने जो कहा, मैंने उनको उनके बारे में मैंने जाके ये नहीं कहा कि ओ लुक एट दीस पुअर पंडित्स, विदाउट सेइंग लुक व्हाट इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन। यू हैव टू लुक एट द होल थिंग टुगेदर. You can't just separate one thing and say this is the only problem. Yeah. When you went to Bastar, जब आप बस्तर गई थी, Walking with the Comrades लिखा था, वो जो कहानी का एक हिस्सा है, सिर्फ उसको आपने कहीं पर भी जो तमाम वहाँ पर माओइस्ट हैं उनको क्वेश्चन नहीं किया, आपने सिर्फ ये उनका पक्ष रखा उसको। क्या आपको लगता है राइटर के तौर पे जस्टिफाइड है जब आप पॉलिटिकल राइटिंग की बात करती हैं? मुझे लगता है कि ये कहानी किसी ने नहीं लिखा था पहले, उनको पूरा डिमोनाइज करके रखा था। और इनफैक्ट अगर आप मेरा ऐसे पढ़ेंगे तो इसमें क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इस समय इंडिया का मिडिल क्लास कॉर्पोरेट मीडिया ये चाहते हैं कि ये पूरा जो चीज़ हो रहा है उसमें आप एक एट्रोसिटी बेस्ड एनालिसिस करो और बोलो कि ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और स्टेटस क्वो होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक एट्रोसिटी बेस्ड एनालिसिस इस वक्त में उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट्रोसिटीज ज़रूर सब लोग करेंगे। जब जंग हो जाएगा गलती करेंगे, एट्रोसिटीज होगा, ये सब होगा, लेकिन उसको लेके आप एक एनालिसिस करेंगे तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो छूट जाएगा। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आपकी नजर
बस्तर में मुझे लगता है कि बहुत ही साफ है। हम सबको मालूम है कि सरकार ने ये पूरा एरिया में शायद 200 या उससे ज़्यादा मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कॉर्पोरेट्स के साथ, और वो खाली करना चाहते हैं जगह को माइनिंग के लिए। लेकिन वो MOUs वो क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? क्यों नहीं डिक्लेयर? ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? सबको क्यों नहीं बताते कि कौन सा टर्म्स में क्या है, किसको क्या दिया? ये इतना बड़ा सीक्रेट क्यों है? अगर ये डेमोक्रेसी है तो कर दो, साफ साफ बताओ लोगों को कि क्या किया, किसको क्या दिया, किसको निकाल रहे हो, किसको रख रहे हैं, किसको नौकरी दे रहे हैं। इतना बड़ा सीक्रेट क्यों है? लेकिन गृहमंत्री तो खुद पार्लियामेंट में कहते हैं कि जो लोग इस तरह की बातें लिख रहे हैं, आप जैसे लोग, आपका नाम नहीं लिया लेकिन आप ही के वजह, उन्होंने कहा कि जो दोज हु राइट 32 पेज आर्टिकल्स आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। सो आपको डू यू एक्चुअली बिलीव कि आप यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज? If I believed I was living in a fool's paradise, I would get out of it. But as long as I'm living in paradise, it's okay. लेकिन आपको क्या लगता है कि देश के गृहमंत्री ने जितनी बार उनसे कोशिश की गई, आपको सरकार के जो कहते हैं जो पीवट है गृह मंत्रालय, जो इंटरनल सिक्योरिटी की उनकी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया, गृहमंत्री कहते हैं कि हम इन ट्राइबल्स को म्यूजियम में नहीं रख सकते हमेशा के लिए। इन दो स्टेटमेंट्स में आप कोई कोरिलेशन देखते हैं? वो ट्राइबल्स को म्यूजियम में रखना चाहते हैं, लेकिन अपने जंगल में नहीं, लेकिन शहर में सबसे गंदा नाले का म्यूजियम है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का म्यूजियम में। अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इट्स इन द मिलियंस। किसी को रिहैबिलिटेट नहीं किया जाता है। आपने बार बार ये भी कहा है कि जब आप माओइस्ट की बात करती हैं तो आप उन्हें ग्लैमराइज नहीं करती, और ना आप कोई ऐसा चाहती हैं कि आप कोई ऐसे रेलीगेटेड सिस्टम को की एडवोकेसी कर रही हैं जिसको यहाँ पर थोप देना चाहिए लोगों के ऊपर। आपकी नज़र में गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए फिर? ये तो बहुत बड़ी सवाल है, टीवी इंटरव्यू का 2 मिनट में देना तो मुश्किल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक सिंपल सा चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इस देश में अगर आप एक आदिवासी है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आप मुझे बताइए जहाँ पे वो जाके उनको न्याय मिलेगा। नहीं, वो तो आपने कह दिया, वो तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे एवरीबडी हैज सम वे ऑफ गेटिंग जस्टिस। अब लोकपाल की बात उठी थी, उसमें तो आप आई नहीं साथ में। कई लोकपाल एक जगह है जहां आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए भी, ये जो प्रपोज लोकपाल है, जन लोकपाल, हाँ। कि प्रधानमंत्री भैया करप्ट है, इन्हें चेंज कीजिए या इनके खिलाफ कुछ कीजिए। वो तो अलग बात है, मैं करप्शन की बात नहीं कर रही हूँ अभी। मैं इसके बात कर रही हूँ कि एक आम आदमी या औरत इस देश में कहाँ जा सकती है न्याय के लिए। लोकपाल बिल के खिलाफ में नहीं हूँ, पहले मैं ये बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, और जब मैं बोलती हूँ, मैं शायद आप देखेंगे जो मैंने लिखा है या बोला है, जब बहुत कम लोग बोलते हैं ना, तब मैं बोलती हूँ। जब बहुत लोग बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अरे बहुत लोग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो मैं अपना उपन्यास लिखूं या मैं कुछ और करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरा ड्यूटी ये है कि सबके तो बारे में लिखो, सब कुछ में रहो। ये एक डिस्पैरेजिंग रिमार्क है, या ये आप कह रही हैं कि जब बहुत लोग बोलते हैं तो अच्छा है, तब मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ, या आप कह रही हैं जब बहुत लोग बोलते हैं तो वो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ जब बहुत लोग बोलते हैं, जब कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो मैं मतलब मुझे फिर क्यों पढ़ना है उसमें, जब बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। जैसे अभी मतलब आप नेगेटिव कर में अभी इतनी खुश हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से, सलवा जुड़म पर, बहुत साल के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छी चीज हुई है, और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अच्छी चीज हुई ना। आप कहते थे जुडिशरी अच्छा काम नहीं करती, हाँ नहीं तो नहीं कह रही हूँ, बहुत अच्छा है, सिल्वर लाइनिंग है, और मैं बहुत खुश हूँ इससे। नहीं, लेकिन जैसे लोकपाल पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में, वो ये है कि आपको लगता है कि ये एक सिर्फ एक आई वॉश है। नहीं, आपने कहा भी है, एक पब्लिक अपीयरेंस में आपने कहा भी है कि ये एक मौका मिला है सारे करप्ट लोगों को अपने आप को बड़ा पाक साफ दिखाने का। हाँ, मुझे थोड़ा सा हिचक होती है, क्योंकि जब लोग आके नरेंद्र मोदी को तारीफ करते हैं और बोलते हैं वो करप्ट नहीं है, और
पूरा राइट विंग जब उस टाइम में जुड़ गया था, तो मुझे लगा कि हाँ ये तो सही है कि बहुत जैसे फैशिस्ट लोग भी एंटी करप्शन होते हैं ना, तो करप्शन एक एंटी करप्शन इज अ कैच ऑल मूवमेंट। अन्ना हजारे ने नरेंद्र मोदी का पक्ष लिया शुरुआत में, ये आपके लिए एक डिस्कम्फर्ट की बात थी? बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट। तो और अगर वो नहीं आप लेते तो आप साथ में खड़े नहीं, और अगर आप कहेंगे कि लोगों का हाथ पैर काट दो और ये सब, तो मुझे ये तो बाबा रामदेव ने कहा। नहीं, अन्ना हजारे ने भी कहा कि मुझे और या लोगों को फांसी दे दो, तो दीज इंस्टिंक्ट्स आर नॉट माई इंस्टिंक्ट्स। लेकिन लोकपाल बिल मुझे बहुत अच्छा लगता कि ये डिबेट चल रही है और किसी न किसी तरह से एक अकाउंटेबिलिटी की बात हो रहे हैं। और अभी इस वक्त जब 5 साल पहले हम लोग बोले थे कॉर्पोरेट करप्शन के बारे में, मीडिया कॉम्प्लिसिटी के बारे में, तब लोग तो सोच रहे कि पागल हैं ये लोग। अब ये राडिया टेप्स के साथ और ये 2G के साथ ये पूरा जो हम लोग कह रहे थे, मैंने कहा कि इट्स लाइक अ MRI स्कैन ऑफ अ डायग्नोसिस, कंफर्मिंग अ डायग्नोसिस वी मेड। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोग अभी इसमें पड़े हैं, बातें बाहर आ रही हैं, बहुत अच्छी चीज है। चुनाव लड़ना कोई चीज होती है क्या? वो तो कुछ लोग करते हैं। अरुंधति जी, अभी राहुल गांधी पिछले दिनों काफी यात्रा करी उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। आपको लगता है कि ये जो यात्राएं हैं, चाहे कोई पार्टी करे, उनके लिए ये एक पॉलिटिकल मेकअप है, वो वाकई है, या एक उम्मीद है कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इन पे काम कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको असली में कुछ सीखना था या सीखना है इस देश के बारे में, तब आपको चुपचाप सीखना होगा। ये नहीं कि एक पूरा मीडिया ब्लिट्स के साथ आपको सीखना होगा, लेकिन क्योंकि जब इतना पब्लिकली ये यात्राएं होते हैं, तब लोग भी डर जाते हैं। अपना मतलब सब एक परफॉर्मेंस बन जाता है ना। जैसे अगर मैं गांव में जाती हूँ 10 गाड़ी और पुलिस और ये के साथ, तो गरीब मतलब हम लोग सब ने पीपली लाइव देखे हैं, ऐसा हो जाता है ना, एक परफॉर्मेंस। क्या एक ऐसी रिजीम जहां इलेक्शन ना हो वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारा जो सारा एनर्जी has to be to become a very strong opposition that forces power to be accountable. तो उसके लिए आप जैसे लोग इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं? आप लोग, मैं जो कह रही हूँ आप बिल्कुल नहीं समझ रहे। इलेक्शन लड़ने से क्या होगा? मैं लेखिका हूँ, मैं जाके किसी से वोट मांगने पर से। लोग तो सीधे कहेंगे इन लोगों की क्या पॉलिटिकल स्टेक है, क्योंकि आजकल एक जनरल स्टेटमेंट है कि ये तो कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये लोग कैसे हमें प्रवचन देते हैं? चुनाव लड़ना कोई चीज होती है क्या? वो तो कुछ लोग करते हैं, सिर्फ ये नहीं है जिंदगी में। आप कोई नॉवेलिस्ट या म्यूजिशियन या आर्टिस्ट या थिएटर पर्सन या कारपेंटर या किसी को आप जाके ये नहीं बोल सकते कि आप अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे आप कुछ नहीं है। दैट्स अ नॉनसेंसिकल अप्रोच ना। सब लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, मतलब बहुत सारे काम है दुनिया में चुनाव लड़ने के अलावा। लेकिन जो लोग चुनाव नहीं लड़ते, क्या उनकी ताकत सरकार को झुका सकती है? पार्लियामेंट में सारा नंबर गेम बन जाता है। अगर आपके पास नंबर है, यू विल गेट द बिल पास्ड। इफ यू डोंट हैव द नंबर, आपका बिल पास नहीं होगा। लेकिन जब भी आप हमारा डेमोक्रेसी को सोचना पड़ेगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसीलिए तो बहुत लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। अब प्रॉब्लम है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने लिखना शुरू किया, आपने पहली जो बड़ी राइटिंग्स थी वो बुकर प्राइज आपने जीता, उसके बाद फिर आपने एंड ऑफ इमेजिनेशन लिखा जिसमें आपने कहा मेरा कोई झंडा नहीं है, मेरा कोई देश नहीं है। फिर धीरे धीरे आप सेलिब्रिटी बन गई एक तरह से, कहते हैं लोग। आप मानती हैं इसको, आपको अच्छा लगता है इसमें? मुझे समझ नहीं आता कि ये वर्ड क्या चीज़ है सेलिब्रिटी। मुझे लगता है कि जो काम कुछ नहीं करते वो लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं। इसीलिए लोग आपको सेलिब्रिटी कहते हैं क्या? सेलिब्रिटी क्या चीज़ है? कौन सा चीज़ है सेलिब्रिटी? मतलब आपका डेफिनेशन क्या है सेलिब्रिटी का? मेरा कोई डेफिनेशन नहीं है, पर मैं जब भी जाता हूँ कहते हैं अरुंधति रॉय क्या वो तो सेलिब्रिटी है क्या? इसीलिए आपको सेलिब्रिटी कहते हैं क्योंकि आपकी डेफिनेशन है सेलिब्रिटी काम पता नहीं क्या सेलिब्रिटी क्या चीज़ है। मैं लेखिका हूँ, मैं लिखती हूँ,
बस अब उसका सेलिब्रिटी होना या ना होना, या लोग मुझे अच्छा लगता, मैं लोगों को अच्छा लगता हो या नहीं अच्छी लगती हूँ, या क्रिटिसिज्म करते, वो क्या है? मतलब आपको जो करना है आप करो, अब लोगों को सोचना है वो सोचेंगे। अब इसमें सेलिब्रिटी की बात क्या है? सेलिब्रिटी की मैं अपना सेलिब्रिटी लेके कोई मतलब कोई चीज नहीं बिक नहीं, रही आप पर हूँ। फिल्म बन रही है, अगर आप नहीं लिख रही होती, लोग कहते हैं कि अरुंधति रॉय पर जल्दी फिल्म बनने वाली है, लोग आपको कैसे, अगर आप सेलिब्रिटी नहीं है तो फिर फिल्म कैसे आप पर लोग बनाने की सोचते नहीं, हैं? ये एक बहुत सुपरफिशियल शैलो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी सेलिब्रिटी। आई मीन आई रियली डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन आपके हैविंग कोई और टेस्ट हैं इसके अलावा, जैसे लोगों का पर्सनल लाइफ में होता है? पर्सनल लाइफ के बारे में मैं पब्लिकली बात नहीं करती हूँ। नहीं, पर जैसे कहते हैं कि आप काफी म्यूजिक का काफी आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, कुकिंग आपकी पसंद है। अरे वो तो अब मैं जब सेलिब्रिटी बन जाऊंगी तब अपना सीक्रेट्स बताएंगे अभी। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरुंधति रॉय ने कुछ सवालों के तीखे जवाब दिए और कुछ सवाल उन्होंने फिर से इस इंटरव्यू में खड़े किए हैं, जिनमें एक बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार को ठीक करना है, अगर सरकार को सही रास्ते में लाना है, तो जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से चुने हुए लोग पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, संसद में पहुंचते हैं, उनका रोल नहीं है, बल्कि समाज के तमाम लोगों का रोल है, जिसमें मीडिया भी शामिल है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए।